मैं 14 साल की थी जब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से करने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह बहुत हट्टा कट्टा मर्द होने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। सुहाग रात में वह मेरे करीब आया तो मैं उसे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो, तुम्हें मेरी गोद में। सोनू छोटा था और मैं 4 साल की नाजुक लड़की, मेरा नन्हा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी उसे चुप कैसे करवाऊँ। वह बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में झुलाए झुलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बड़े गम से गुजर रही थी, क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाइश के होते हुए ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वो बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोता देखा तो कहने लगे, गौरी क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रही है। मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे चुप कराऊँ। मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी। लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी की मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर में नहीं आया था। मेरी दीदी और जीजा की मोहब्बत की शादी थी, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों। लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा माँ इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था, अभी मेरी बहन जिसका नाम काजल था उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूँ मजबूरन माँ पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी दीदी इस दुनिया में से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब जीजा हमारे घर आया उस वक्त उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है सोनू को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से काजल की मौत हुई है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। जीजा कहने लगा, आंटी भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती है, एक दूसरे को हौसला दे सकती है। मेरे बारे में भी तो सोचो। खाली घर में मुझे काजल की आवाज़ें सुनाई देती है। मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ यह मैं ही जानता हूँ। उनका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद गौरी की 10वीं क्लास शुरू हो जाएंगी। बेटा, मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी है, तुम्हें अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। ये सुनना था कि जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही है, काजल की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानते हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है, उसके नाम पर ज़िंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम काजल जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की ज़रूरत है ना। जीजा कहने लगा, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती। गौरी तो अभी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है। जब तक वह 20 से 22 साल की होगी मेरा बेटा 5 साल का तो हो ही जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा गौरी का अगर आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को अपना नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी, ये ज़िंदगी अकेले नहीं कटेंगी। वो कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, अभी तो नहीं, फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में काजल का गम ताज़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ
वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे को उस लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अभी तो सोनू छोटा है, उसकी आदत हो जाएंगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में होगी। मेरी माँ की बात जीजा को बुरी लगी थी। वो फौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आया तो सोनू 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रह नहीं रहा था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। स्कूल से आती तो रो रहा होता था। माँ उसे बहला फुसला कर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आती ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता। मेरे साथ ही सोता और मेरे हाथ से ही खाता। मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता था कि जैसे वह मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार जीजा को कहती कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है। लेकिन वह पता नहीं क्या सोचे बैठा था। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने बाद आया था। 1 ही घंटा बैठा था। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला भी गया। हर महीने वो कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाता। कहता था कि ये सोनू के खर्चे के है। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 17 साल की हो गई थी। अब तो सोनू भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था। मुझे मम्मा मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाया। कहने लगी कि गौरी का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दे। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या सोनू आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी के खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करे। इससे इसकी माँ मत छीने। सोनू गौरी को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाए, तब तक सोनू भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूं और वह बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो? दामाद जी, अभी वो गौरी की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो उसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और उस वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज है। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वो कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर गौरी की शादी मुझसे करा दे। जीजा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो ऐसा कैसे कह सकता है अचानक से मेरी माँ को? फिर वो कहने लगा, सोनू गौरी को अपनी माँ, ये सुनना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो। जीजा ने कहा, तो मैं समझता हूँ अभी यह इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊँगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेंगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। गौरी बिल्कुल माँ जैसा प्यार देंगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छा सलूक रखेंगी जो गौरी से बढ़कर और कोई नहीं रख सकता। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो, गौरी मेरी एक ही बेटी है। अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना। सिर्फ सोनू की माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। ये बात सुनकर एक जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीजा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। दिखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 29 साल की थी। कोई भी लड़की उसको देख कर अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे? मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नज़र से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा दिक्कत तो सोनू का था।
वह अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की ज़रूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। और ऊपर से उसके घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। इधर सोनू भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया था, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं सोनू की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि सोनू से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और विकास यानी मेरे जीजा की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर विकास आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने विकास के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वह मेरा जीजा है। फिलहाल जो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बात नहीं था। मुझे लगा शायद वह मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेगा जैसा कि एक पति अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम सोनू के साथ यहाँ बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से विकास को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी काजल थी और आज भी काजल है और हमेशा काजल ही रहेंगी। तुम मेरे घर में सिर्फ मेरे बेटे की माँ बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। यह कहकर वो कमरे में जा चुका था और मैं चुपचाप हैरान हुए आंखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। सोनू मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और सोनू को बेड पर लेटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही यह शादी जैसे भी हालात में की गई थी, लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं विकास को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियाँ बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ये मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था उसने। मैंने सोचा, इससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और से करा देती। कम से कम वह मेरे साथ ऐसा सुलूक तो ना करता। ये आदमी तो फत्तर दिल है। कितने आराम से यह सब बोलकर यहाँ से चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेंगी। और मुझे अपनी बहन से नफ़रत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बहन की इस बात से खुश होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। पर मैं ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब वो काजल से मोहब्बत करता था, उसका वो पति था, लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वो मेरे सामने ही दीदी के प्यार की आहें भर रहा था। दीदी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। उसका फर्ज बनता था कि वह मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ देता, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। विकास ने चुपचाप नाश्ता किया। उसने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं उस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरती में मैं दीदी से कहीं अधिक थी। खूबसूरत तो दीदी भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन विकास ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दीदी बसी हुई थी। वो चला गया और हर दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे थे। पूरा दिन या तो मैं काम में लगी रहती थी या सोनू में लगी रहती थी, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी ज़रूरत का हर सामान वो लाकर रख देता था। मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफ़ी नहीं होता। उसे पति की मोहब्बत भी चाहिए होती थी, जो मुझे नहीं मिल रही थी। हर किसी लड़की के अंदर यह ख्वाहिश होती है। मेरा मन करता था वो मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने का जी चाहा। मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त विकास भी घर आ गया। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, यह क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो क्या? समझती हो क्या मैं कमज़ोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सज संवर कर आऊँगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। शर्म नहीं आती ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप के सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वह ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा
और इस तरह मुझे जलील करेगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल कर फूट फूट कर रोने लगी। सोनू मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया, मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा, कहने लगा, मम्मा क्या हुआ है आपको, क्यों रो रही है? पापा ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना, छोड़ो पापा को, मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वह भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए। रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त सोनू के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी ज़िंदगी में सोनू ना होता तो शायद आज मेरे साथ यह सब कुछ ना हुआ होता। सोनू की वजह से ही मेरी शादी विकास के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। सोनू ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई। मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे भी लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह तो मासूम सब अच्छा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूँ, हंसूँ, खेलूँ, तैयार हूँ और खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनूं, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहा। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी, मेरी सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आया कि मैंने अपने पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था। बाल भी खुले छोड़ दिए। अब यह दिन का समय था और अब विकास के आने का समय नहीं था। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था। सोनू मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में सोनू के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी, यह तो मेरा भांजा है, मुझे मम्मा मम्मा कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उससे मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सज़ा मैं सोनू को क्यों? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब सोनू ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर विकास के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से से विकास घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहाँ मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था। मेरे हाथों से सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियाँ थी, जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियाँ टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। सोनू तो डर कर पीछे छुप गया था। काज मेरी कलाइयों में चुप चुका था और मैं बस सिसके भरकर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर विकास के नंबर पर भेजी गई थी। वह तो सोनू था जो अपनी नादानी से मेरी तस्वीर उसने अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दी थी। विकास के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोट कर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। सोनू दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। विकास मुझे पलट कर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूँगी, कुछ शायद करूँगी या सोनू के साथ बुरा सलूक करूँगी, ताकि मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सोनू की माँ हूँ और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यह सिर्फ सोनू का ख्याल रखना और अपने पति की ज़रूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे खौफ जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती थी, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने सोनू को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ा, घर के सारे कामकाज किए थे। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने इस सबको आग लगा दी थी। मैंने खुद पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था।
कितने कितने दिनों तक मैं कंघी भी ना करती थी। खैर, मैं सोनू के साथ साथ विकास की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने विकास से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी ज़रूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे ये चुपचाप कामों में लगा देखकर अब विकास को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के ख़त्म हो चुके थे। सोनू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचता मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी। और ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक़ था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियाँ क्या होती है ये तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, मैंने कभी सज संवर कर नहीं जाना था। इस बार जब त्यौहार आया तो शायद विकास नोट कर चुका था, और जब सोनू को मॉल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। विकास सोनू के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहते हुए वह कुछ हिचक सा रहा था, चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। तो मैं तो हैरान ही थी, इतने सालों में वह मेरे लिए आखिर क्या चीज़ लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाव के मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियाँ थी, जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी सी नज़र चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, यह आप किसके लिए लाए हैं? विकास मुझे हैरत से देखने लगा। बोला, मतलब अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियाँ पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नज़र उठाकर जो उसकी तरफ देखा, एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने मुझे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसने इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज़ रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वह दीदी को अभी तक भूला नहीं था, लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियाँ लेकर वही सेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। त्यौहार था जो सभी तैयार होते थे, पर मैं घर के कामों में लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे। बाकी ख़ानदान से भी लोग हमारे यहाँ पर मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ तो दो दो बच्चों की माँ बन गई है और आज भी पूरी तरह तैयार रहती है, हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, खूब मेकअप करती है, अपने आप को खूब सज संवर कर रखती है, लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। विकास ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया। कहने लगा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार है, एक तुम ही हो घर के कामों के चक्करों में बनी हुई हो। चलो जाओ, यह काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज विकास मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। कहने लगा, तैयार हो जाओ। और मुझे जितनी हैरत हो रही थी उतनी कम थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया? इतने सालों में तो ना जाने कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूँ। साल में ना जाने कितने त्यौहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वह लज्जित हो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई तुमने? और ना ही नए कपड़े पहने हुए हैं और ना ही ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है और काजल के हिस्से की भी पड़ी हुई है। काजल के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं बस एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई थी और मेरे पति को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सोनू सो चुका था। उस दिन रात को मैं अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। विकास कमरे में आया। उसको देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, क्योंकि रात के वक्त पहली बार था जब विकास मेरे कमरे में आया था। वो मेरे सामने बैठ गया, मेरे हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगा, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया। तो वो कहने लगा, देखो गौरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है, मैं जानता हूँ। काजल की मोहब्बत में मैं अंधा हो चुका था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि काजल मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उसका इस तरह से चले जाना मेरे दिमाग और दिल पर गहरा असर डाला था। मैं बिल्कुल उसके लिए दीवाना हो चुका था, जिसके खातिर मैंने तुम्हारा हक भी भुला दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत
किया था। तुमने मेरे बेटे को अपनी औलाद की तरह पाला। मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया और जब यहाँ आई तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझे पति जैसा तो नहीं पर एक दोस्त के जैसा उम्मीद रखने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की थी। मेरी कलाई पर अभी भी उन टूटी हुई चूड़ियों के निशान थे। वो निशानों को छोड़कर विकास कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। कहीं ना कहीं मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। विकास ने अपनी लाई हुई चूड़ियाँ लाल रंग की मेरी कलाई में पहना दी। धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। ये सब अरमान तो मेरे दिल में कब से ख़त्म हो चुके थे। मैं पलटकर उसे देखा और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सोनू की माँ हूँ। इससे ज़्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। मैं यही दुआ करती थी कि मेरे पति बनकर रहे और मुझे मेरे हिस्से का हक दे, मुझे मेरे हिस्से का प्यार दे। मैं भी आपकी बाहों में समाने के लिए तड़प रही थी, पर अब मेरे जज्बात मर चुके हैं। आपने तो प्यार से बात करना तो दूर, आपने तो कभी मुझे नज़र उठाकर देखा तक नहीं। मेरा भी दिल चाहता था कि आप मेरी तारीफ करें। मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए तोहफे लेकर आए, मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मेरा ख्याल रखे। मेरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हर बार आपने मुझे जलील किया, मुझे हर वक्त यह बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोनू की माँ हूँ। अब जब आपके जज्बात राख हो चुके हैं तो आप मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। तो देखिए, अगर आपके अंदर जज्बात जाग रहे हैं तो अगर आप अपने अंदर के जज्बात को ठंडा करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप दूसरी औरत से शादी कर लें जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ सोनू की माँ हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे तरफ से आपको खुली आज़ादी है, आप तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकलकर बालकनी में चली गई थी। कुछ देर बाद विकास भी मेरे कमरे से जा चुका था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी देर तक अपने आंसू को अपने अंदर उतार कर मैं चाहकर भी उसके लिए अपने अंदर जज्बात नहीं बना पा रही थी। औरत जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर देती है तो चाहे जो मर्जी कर ले, उसे कोई खोल नहीं सकता। औरत महरूम नहीं होती। बार बार जलील करने के बाद अगर कोई ये समझता है कि उस औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा तो उसकी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।